हेलो दोस्तों, एम्पावर लॉ चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे। और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का लिंक पहले ही मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में जो बताएंगे वो बताएंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन ये दो मैरिज रेमेडीज हैं। तो पिछली वीडियो में जो सेक्शन 9 बताया था वो था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है जुडिशियल सेपरेशन, जो कि सेक्शन 10 के अंडर आता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो सेक्शन 10 है उसके जुडिशियल सेपरेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आओ चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुडिशियल सेपरेशन, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है, और इसकी डेफिनेशन है जो हमें वो सेक्शन 10 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया गया है। तो ये एक लीगल रेमेडी होती है जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती है, और ये अलो करती है मैरिड कपल को, जो कि मैरिड कपल है उनको अलो करती है कि वो दोनों अलग रह सके वाइल रिमेनिंग लीगली मैरिड। जबकि वो लीगली मैरिड रहेंगे तब वो दोनों अकेले सेपरेट रह सकते हैं, और उनको इसके लिए अलो करती है मैरिड कपल को। ये है जुडिशियल सेपरेशन जो कि सेक्शन 10 में हमें बताया गया है। की एलिमेंट क्या है सेक्शन 10 के? सबसे पहले जो की एलिमेंट में जो आता है सेक्शन 10 का जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या कर स्टेट कर रहा है, वो कर रहा है कि आइदर पार्टी टू ए मैरिज, कि एक मैरिज में कोई भी पार्टी जो है, जो कि जो मैरिज है वो चाहे इस एक्ट के आने से पहले या आने के बाद में सोलेमनाइज हो रखी है, मतलब कि वो रिश्ता बन रखा है, तो उसमें से कोई भी पार्टी एक पिटीशन प्रेजेंट कर सकती है फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए। एक जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो एक पिटीशन फाइल कर सकती है ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31, किसी भी ग्राउंड में जो कि सेक्शन 13(1) के अंदर स्पेसिफाई है, उसके किसी भी ग्राउंड के लिए वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकती है। जो ये सेक्शन 31 है दोस्तों, ये डिवोर्स के लिए भी ये सेम ग्राउंड यही रहते हैं और जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड भी यही हैं। बट इन द केस ऑफ ए वाइफ, अगर एक वाइफ है तो अगर उसको एक वाइफ को एक पिटीशन फाइल करनी है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, तो उसके जो ग्राउंड है वो स्पेसिफाइड किए गए हैं सेक्शन 13(2) में। ये कुछ एडिशनल ग्राउंड होते हैं जो हस्बैंड से ज़्यादा वाइफ को दिए जाते हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी भी ग्राउंड के ऊपर उसको जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 10 का फर्स्ट क्लोज। और जो सेक्शन 10 का सेकंड क्लोज है वो क्या बोल रहा है, इसमें क्लेरिफाई करता है कि अगर एक डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन इज पास्ड, क्योंकि अगर डिक्री जुडिशियल सेपरेशन के लिए अगर कोर्ट के द्वारा पास कर दी जाती है तो इट इज नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू को हैबिट विद द रिस्पोंडेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पिटिशनर है जिसने वो फाइल किया था, तो जो पिटिशनर है जिसने जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल किया था, तो ये ज़्यादा जरूरी है कि वो रिस्पोंडेंट के साथ को हैबिट करे। तो हाउ एवर द कोर्ट में रिसाइन द ऑर्डर, मेयर साइन द डिक्री अपॉन एप्लीकेशंस बाय आइदर पार्टी। बट जो कोर्ट है वो अपनी इस डिक्री को रिसाइंड भी कर सकता है, इसको वापस भी ले सकता है अपॉन एप्लीकेशन बाय आइदर पार्टी। जब भी एक एप्लीकेशन मिले उसको, आइदर पार्टी मतलब जो हस्बैंड या वाइफ है दोनों में से कोई भी अगर एक एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट अपने डिक्री को रिसाइंड कर सकता है अगर उसे ये करना सही लगे तो जो सेक्शन 10(1) था उसने हमें बताया कि कोई भी जो पार्टी है मैरिज की, तो वो पिटीशन फाइल कर सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए। उसके लिए जो ग्राउंड है वो स्पेसिफाइड है सेक्शन 13(1) में, और अगर वाइफ है तो उसके लिए सेक्शन 32 में जो भी ग्राउंड है उस ग्राउंड को लेकर अगर वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो दूसरे में जो उसमें बताया है सेक्शन 10 का जो 2 क्लोज है उसमें उसने बताया कि अगर एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो जाती है तो जो पिटीशनर है उसका रिस्पोंडेंट के साथ कोहैबिट करना कोई जरूरी नहीं है। हालांकि दोनों में पार्टी में से अगर कोई भी एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट जो अपना ऑर्डर है उस जो डिक्री है उसको रिसाइंड कर सकती है अगर उसको यही करना सही लगे। तो ये था जुडिशियल सेपरेशन के दोनों पार्ट। अब हम बात करेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, जुडिशियल सेपरेशन है जो उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वैलिड मैरिज, द मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ
मस्ट हैव बीन लीगली सोलमनाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। जो मैरिज है हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो एक लीगली सोलमनाइज्ड होनी चाहिए, एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैलिड मैरिज कौन सी है उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो देखें तो आपको पता लग जाए कौन सी मैरिज वैलिड है और कौन सी नहीं। हम बात करते हैं अब ज्यूरिडिक्शन के, जो सेकंड पॉइंट है ज्यूरिडिक्शन। द रिस्पोंडेंट स्पाउस अगेंस्ट हुम द पिटीशन इज फाइल्ड। जो जिसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया गया है वो रहता होना चाहिए कहाँ पे, जिस कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया है उसकी ज्यूरिडिक्शन में वो रहता होना चाहिए जब वो पिटीशन सबमिट की गई है। तो ये था दूसरा पॉइंट ज्यूरिडिक्शन का। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है कोहैबिटेशन पीरियड। द हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट हैव लिव टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड बिफोर फाइलिंग द पिटीशन। जो हस्बैंड और वाइफ है वो दोनों एक साथ रहते होने चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए उसमें उन दोनों का साथ रहना जरूरी है अगर उसको पिटीशन फाइल करनी है जुडिशियल सेपरेशंस के लिए। जो चौथा पॉइंट है वो है वैलिड ग्राउंड। The petition must be based on one or more of the grounds specified in section 13(1) for both party और section 13(2) in case of a wife। कि जो पिटीशन है उस किसके ऊपर बेस होनी चाहिए, वो एक या एक से अधिक ग्राउंड है जो स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 31 में दोनों पार्टी के लिए, और अगर वाइफ है तो उसके लिए सेक्शन 32 में भी वो पॉइंट जो दिए गए हैं अगर उनमें से किसी भी ग्राउंड पे अगर जो स्पेसिफाई है पिटीशन में वो जरूर स्पेसिफाई होना चाहिए कि किसके ऊपर उसको जुडिशियल सेपरेशन दिया जाएगा। और ये ग्राउंड है क्या, ये ग्राउंड है अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शंस फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर 2 साल तक हस्बैंड या वाइफ दो घर पे ना आए, कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल डिसऑर्डर जो होता है दिमागी बीमारी, सफरिंग फ्रॉम ए वायरुलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जो एक कोड बोल दिया जाता है जिसको, अगर उससे वो सफ़र कर रहा है, ये भी एक ग्राउंड है। सफरिंग फ्रॉम वन रियल डिसीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, किसी एक ऐसी डिसीज है जो कि एक कम्युनिकेबल फॉर्म में है, मतलब जो फैलने वाली अगर कोई संक्रमित रोग होता है वो उससे सफ़र कर रहा है हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये भी एक ग्राउंड है। रिनाउंसिंग सोशल ऑफ द वर्ल्ड, अगर उसने संसार को त्याग दिया है, सन्यासी बन गया है, तो ये भी एक पॉइंट है। नॉट बीइंग हियर्ड अलाइव फॉर 7 ईयर, अगर वो 7 साल तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या मर गया है, तो ये भी एक पॉइंट है। तो जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये सेम पॉइंट डिवोर्स के भी है, तो हम इन पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन पूरे जो थोरोली एक्सप्लेन होगा तो हम उस वाले वीडियो में करेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे कि डिवोर्स के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे। लेकिन तब तक आप ये जान लो जो पॉइंट है अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 ईयर, कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन्स, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सफरिंग फ्रॉम ए वायलेंट एंड इनकरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रेसी, सफरिंग फ्रॉम वन रेबल डिसीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, रिनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट बीइंग हियर अलाइव फॉर 7 ईयर। तो इन पॉइंट के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है तो जो हस्बैंड या वाइफ है तो वो उस ग्राउंड को लेके जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जो पांचवा की एलिमेंट है वो क्या है, प्रॉपर पिटीशन फॉर्मेट। जो सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 1 है उसके अनुसार जो पिटीशन होना चाहिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, डेट एंड प्लेस ऑफ मैरिज, जो मैरिज का डेट एंड प्लेस है वो होना चाहिए। एफिडेविट होना चाहिए जो कि कंफर्म कर रहा है आपका हिंदू स्टेटस के बारे में। नेम, स्टेटस एंड एड्रेस ऑफ बोथ पार्टी, जो दोनों पार्टी हैं उनका नेम, उनका स्टेटस और उनका एड्रेस क्या है वो होना चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर्स ऑफ एनी चिल्ड्रन, अगर उनके बच्चे हो रखे हैं उस शादी से तो उस बच्चों का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जेंडर क्या है। डिटेल ऑफ एनी प्रियोर लीगल एक्शन, और इस मैरिज के लिए पहले जितने भी लीगल एक्शन लिए गए हैं उनकी डिटेल भी उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो सिक्स्थ एलिमेंट है, की एलिमेंट इसका, वो है एविडेंस। Sufficient evidence must be provided to substantiate the ground claimed for judicial separation। अगर आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल कर रहे हैं, जिस ग्राउंड के ऊपर भी आप क्लेम कर रहे हैं उस ग्राउंड के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए, तभी कोर्ट आपके जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करेगी। तो ये 6 पॉइंट थे जो हमें बताते थे कि हमें क्या क्या चाहिए एक जुडिशियल सेपरेशन के लिए। अब हम कुछ लैंडमार्क जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उनकी बात करेंगे। इसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 केस हमने लिए हैं, तो उसमें से सबसे पहला केस है वो है एच.टी. वीरा रेड्डी वर्सेस किस्तम्मा 1968 का, मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है। इस केस में क्या होता है, जो ये एच.टी. वीरा रेड्डी है, ये हस्बैंड है, किस्तम्मा उसकी वाइफ है। तो ये जो हस्बैंड होता है ये एक डॉक्टर होता है और ये प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर जाता है। तो लगभग ये 1.5 साल के लिए घर से बाहर रहता है। तो इसके बीच में इनके घर एक बच्चा पैदा होता है
तो जो एच.टी. वीरा रेड्डी है, इसका एलिगेशन है कि ये बच्चा उसके जो जब वो घर से बाहर था तब ये बच्चा कंसीव हुआ उसकी वाइफ को। तो वो बोल रहा था कि ये बच्चा इलीगल है और उसकी वाइफ जो अडल्ट्री में इंगेज थी। लेकिन जो दूसरी तरफ उसकी वाइफ का कहना था, वो उसका कहना था कि ये बच्चा जब वो घर से गया था तभी कंसीव हुआ था और इसलिए ये बच्चा उसी का है, तो ये फॉल्स एलिगेशन है। लेकिन जो इसमें मद्रास कोर्ट है वो क्या ग्रांट करती है, द कोर्ट ग्रांटेड जुडिशियल सेपरेशंस टू दी हस्बैंड। तो जो कोर्ट है वो जुडिशियल सेपरेशंस हस्बैंड को वो ग्रांट कर देती है बिकॉज द वाइफ हैड एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज। तो जो कोर्ट है उसको जो सबूतों के आधार से वो क्या करती है, जो उसको सबूतों के फैक्ट से उसको पता लग जाता है कि जो वाइफ है वो इंगेज थी सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, तो मैरिज के बाहर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज थी, तो वो जुडिशियल सेपरेशंस हस्बैंड को दे देती है। फर्दर री एनफोर्सिंग अडल्ट्री एज ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल, तभी से जो जो एडल्ट्री का ये एक ग्राउंड है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए उसको री एनफोर्स कर दिया उसने और मजबूत कर दिया कि जो एडल्ट्री है एज ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन को तब से यूज किया जाने लगा। तो ये था फर्स्ट केस। अब जो दूसरा केस है वो है मदनान सीता रामालू वर्सेस मदनन विमला। इसमें क्या होता है, जो वाइफ होती है वो अपना धर्म चेंज कर लेती है। जो मदनन विमला है ये वाइफ है और सीतारामलू ये हस्बैंड है। तो जो ये विमला है ये अपना धर्म चेंज करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कोर्ट क्या करता है इसमें, जो हस्बैंड है वो इसमें भी डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जो कोर्ट बोलता है वो बोलता है इन दिस केस द कोर्ट ग्रांटेड जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड, वो जुडिशियल सेपरेशन ग्राउंड कर देता है वाइफ ऑन द ग्राउंड दैट वाइफ हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो जो वाइफ है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगी और इस्टेब्लिश करता है कि रिलीजियस कन्वर्सन एज ए वैलिड ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। तभी से जो मतलब एक रिलीजियस कन्वर्सन था उसको एक वैलिड ग्राउंड माना जाने लगा जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो ये दूसरा केस था। अब हम बात करेंगे तीसरे केस के बारे में। तीसरा केस था मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार का। ये 2010 का भी लेटेस्ट केस ही है। तो इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न लोअर कोर्ट डिवोर्स डिक्री बेस्ड ऑन एलिगेड क्रूरटी बाय द वाइफ। इसमें जो हस्बैंड था ये मतलब जो एलिगेशन लगाता है वाइफ के ऊपर कि वो उसके साथ क्रूएल्टी दिखाती है उसके साथ, तो उसकी मतलब कि मेंटली क्रूएल्टी दिखाती है। तो कोर्ट बोलता है कि तो इसमें जो दीपक है उसने इसको डिवोर्स के लिए फाइल कर रखा होता है कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओवरटर्न करती है। जो लोअर कोर्ट में उसको डिवोर्स मिल भी जाता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न कर देती है लोअर कोर्ट डिवोर्स डिग्री बेस्ड ऑन एलीग्ड क्रूएल्टी बाय द वाइफ इंस्टीड ग्रांटिंग जुडिशियल सेपरेशन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि एक डिवोर्स के लिए जो ये एविडेंस है वो तो कम है, तो जो इन कम एविडेंस को देखते हुए इसको एक जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट किया जा सकता है, तो वो जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर देती है हस्बैंड को। दिस केस हाईलाइट हाउ जुडिशियल सेपरेशन कैन सर्व एज एन इंटरमीडिएट रेमेडी वाइल एविडेंस फॉर डिवोर्स इज इनसफिशिएंट। तो इस केस से क्या हाईलाइट हुआ कि जब आपके पास डिवोर्स के लिए जो एविडेंस आपने दे रखे हैं वो इनसफिशिएंट है, मतलब इतने सफिशिएंट नहीं है कि आपको डिवोर्स मिल सके, तो जो एक जुडिशियल सेपरेशन है एक इंटरमीडिएट रेमेडी हो जाएगी, तो एक बीच की जो रेमेडी हो जाएगी, तो ये दी जाती है जब आपके पास एविडेंस कम है। तो ये थे तीनों केस जो मैंने आपको बता दिए। एच.टी. वीरा रेड्डी वर्सेस किस्तामा, जिससे कि हमारा अडल्ट्री का ग्राउंड है जो और रीइंफोर्स हुआ। दूसरा केस था मदरन सीतारामलू वर्सेस मदरन विमला, जिसमें हमारा जो रिलीजियस कन्वर्शन का ग्राउंड था वो इस्टेब्लिश हुआ। और तीसरा जो केस था इसमें हमारा जो हुआ था कि अगर आपके पास एविडेंस कम है तो आप जुडिशियल सेपरेशन की भी दे सकते हो। तो ये तीनों केस थे। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जुडिशियल सेपरेशन की डेफिनेशन देखी कि वो डेफिनेशन क्या होती है, जो कि सेक्शन 10 के अंडर आती है। उसके बाद की एलिमेंट क्या है सेक्शन 10 के, वो हमने पढ़े हैं, जो कि दो क्लोज में होते हैं, 10 क्लोज 1 और 10 क्लोज 2। और इसके बाद जो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो क्या होती है, उसमें हमने पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहले वैलिड मैरिज होनी चाहिए, ज्यूरिडिक्शंस क्या है, कोहैबिटेशन पीरियड होना चाहिए, वैलिड ग्राउंड होने चाहिए, जो कि दो सेक्शन में है, सेक्शन 13(1) बोथ पार्टी के लिए और सेक्शन 32 इन केस ऑफ वाइफ। तो उसके बाद प्रॉपर पटिशन फॉर्मेट क्या है, जो सीपीसी के ऑर्डर 6 और रूल 1 के तहत क्या क्या सिविल प्रोसीजर कोड में क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये है। उसके बाद आपके एविडेंस क्या है, सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए अगर आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा रहे हो। तो उसके बाद हमने पढ़े थे ये लैंडमार्क जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सकें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।